हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एपेक्स पॉइंट में। दोस्तों, आज के सेशन में हम अप्रैल मंथ के अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स करेंगे। तो दोस्तों, ये सेशन आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, वैश्विक लैंगिक भेद अनुपात रिपोर्ट 2021 में 156 देशों की सूची में भारत 28 पायदान फिसल कर कितने स्थान पर पहुँच गया है? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी 140वें स्थान पर। अगर आपने बी किया है तो वेरी गुड, यानी भारत 28 पायदान फिसलकर 140वें स्थान पर पहुंच गया है। डिटेल देखते हैं। तो वैश्विक लैंगिक भेद अनुपात रिपोर्ट 2021 में 156 देश शामिल थे। कितने? 156 देश शामिल थे, जिसमें भारत 28 पायदान फिसलकर 140वें स्थान पर पहुंच गया है। और इस रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण एशिया में भारत सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला तीसरा देश बन गया है। और पिछले वर्ष यानी 2020 में 153 देशों की सूची में भारत 112वें स्थान पर था, और अब 2021 में 28 पायदान फिसलकर भारत 140वें स्थान पर आ गया है। तो चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा इस वर्ष अप्रैल में किसकी जयंती को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगर आपने डी किया है तो वेरी गुड, यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती को अप्रैल मंथ में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। डिटेल देखते हैं। तो केंद्र सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती मनाने के लिए 14 अप्रैल 2021 को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। और उन्हें यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को 1990 में भारत का सर्वोच्च सम्मान अर्थात भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, वो भी मरणोपरांत। ये पॉइंट नोट कीजिएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस महिला अभिनेता ने प्रमुख भूमिका में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए एसएजी पुरस्कार जीता है? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगर आपने ए किया है तो वेरी गुड, यानी वियोला डेविस। वियोला डेविस को अभी हाल ही में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए एसएजी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, वियोला डेविस। इससे रिलेटेड डिटेल देखते हैं। तो इस बार के 27वें स्क्रीन अभिनेता गिल्ड अवार्ड में वियोला डेविस ने सर्वश्रेष्ठ महिला अभिनेता का सम्मान जीता है। और वियोला डेविस आपकी एक अमेरिकी अभिनेत्री और निर्माता हैं। चैडविक बोसमैन ने सर्वश्रेष्ठ पुरुष अभिनेता के लिए एसएजी पुरस्कार जीता है। किसने? चैडविक बोसमैन ने। और एसएजी का फुल फॉर्म होता है स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड्स। ये पॉइंट भी नोट कीजिएगा। इससे रिलेटेड और डिटेल देखते हैं। तो इस पुरस्कार से टीवी और फिल्म कलाकारों को वर्ष के दौरान किए गए उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया जाता है। और स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड्स की शुरुआत कब हुई थी? 1995 में। कब हुई थी? 1995, जिसे एसएजी आफ्ट्रा द्वारा प्रदान किया जाता है। किसके द्वारा? एसएजी आफ्ट्रा द्वारा। ये पॉइंट भी नोट कीजिएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी जस्टिस एनवी रमना। जस्टिस एनवी रमना हमारे अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, जस्टिस एनवी रमना। इससे रिलेटेड डिटेल देखते हैं। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 6 अप्रैल 2021 को जस्टिस एनवी रमना को भारत का 48वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर दिया है। कौन से नंबर के? 48वें नंबर के न्यायाधीश हैं। कौन? जस्टिस एनवी रमना। न्यायमूर्ति रमना 24 अप्रैल 2021 को भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभाले हैं। ये पॉइंट नोट कीजिएगा, 24 अप्रैल 2021 को। इससे पहले प्रधान न्यायाधीश एसए बोबड़े ने सुप्रीम कोर्ट के दूसरे वरिष्ठतम न्यायाधीश रमना के नाम की सिफारिश की थी। और मानदंडों के मुताबिक मुख्य न्यायाधीश के सेवानिवृत्त होने के 1 महीने पहले, कितने? 1 महीने पहले अगले मुख्य न्यायाधीश का नाम केंद्र सरकार को देना होता है। तो ये पॉइंट भी नोट कीजिएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर में किस नदी पर दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज का आर्क का कार्य पूरा हुआ है? तो बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी चिनाब। चिनाब नदी पर अभी हाल ही में
दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज का निर्माण पूरा हुआ है? तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा, चिनाब नदी। डिटेल देखते हैं। तो जम्मू कश्मीर को भारत से जोड़ने के लिए चिनाब नदी पर विश्व के सबसे ऊंचा रेलवे पुल का निर्माण कर इंजीनियरों ने इतिहास रचा है। तो ये विश्व का सबसे ऊंचा पुल है। इस रेलवे ब्रिज की ऊंचाई कितनी है? 359 मीटर। इसकी ऊंचाई एलफिल टावर से 35 मीटर ज़्यादा है। कितनी? 35 मीटर। अभी तक दुनिया में सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज चीन की बेई पैन नदी पर बना था। कहाँ? चीन की बेई पैन नदी पर। चीन में बने इस रेलवे ब्रिज की ऊंचाई कितनी थी? 275 मीटर। और जो भारत में बना है उसकी ऊंचाई 359 मीटर। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अर्थात IMF ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की विकास दर का अनुमान बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी 12.5%। तो 12.5% IMF ने वित्त वर्ष 2021 के और 22 के लिए भारत की विकास दर कर दी है। कितनी? 12.5%। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। इससे रिलेटेड डिटेल देखते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अनुमान व्यक्त किया है कि वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की विकास दर 12.5% पर रह सकती है, जबकि जनवरी 2021 में IMF ने अपने अनुमान में कहा था कि 2021-22 में भारत की इकोनॉमी 11.5% की दर से आगे बढ़ेगी। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस बैंक को एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड्स 2021 में भारत का सर्वश्रेष्ठ SME बैंक चुना गया है? तो बताइए दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी HDFC बैंक। HDFC बैंक को एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ SME बैंक चुना गया है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, HDFC बैंक। डिटेल देखते हैं। तो HDFC बैंक को एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड 2021 में भारत का सर्वश्रेष्ठ SME बैंक चुना गया है। HDFC बैंक पिछले कुछ वर्षों में सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के उद्यम अर्थात MSME व्यवसाय के परिवर्तन के चलते इस पुरस्कार का योग्य विजेता बना है। तो ये थी डिटेल। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस देश ने अभी हाल ही में इकोसाइट को अपराध बनाने वाले बिल को मंजूरी दे दी है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगर आपने सी किया है तो वेरी गुड, यानी फ्रांस। फ्रांस देश ने अभी हाल ही में इकोसाइट को अपराध की लिस्ट में डाल दिया है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा, यानी फ्रांस। डिटेल देखते हैं। तो यह कानून मुख्य रूप से उन लोगों को दंडित करेगा जो पर्यावरण को खतरे में डालते हैं या प्रदूषण संबंधी अपराध करते हैं, और ऐसे व्यक्ति को 3 साल की जेल और 3 लाख यूरो का जुर्माना हो सकता है। तो यह है इसके डिटेल। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश ने जानवरों के लिए दुनिया का पहला कोविड-19 वैक्सीन पंजीकृत किया है? किसके लिए? जानवरों के लिए। तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी रूस। रूस देश ने जानवरों के लिए दुनिया का पहला कोविड-19 वैक्सीन पंजीकृत किया है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, रूस। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत हर परिवार को स्वास्थ्य बीमा देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी राजस्थान राज्य। राजस्थान राज्य चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत हर परिवार को स्वास्थ्य बीमा देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यानी राजस्थान राज्य। डिटेल देखते हैं। तो यहाँ हर परिवार को सालाना 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। कितना? 5 लाख रुपए तक का, वो भी सालाना। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय मूल के बिजनेस टाइकून को UAE में शीर्ष नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका यूसुफ अली एमए। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यूसुफ अली एमए को हाल ही में UAE में शीर्ष नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यूसुफ अली एमए। डिटेल देखते हैं। तो अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद, कौन है? शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहायान द्वारा भारतीय मूल के व्यवसायी यूसुफ अली एमए को अबू धाबी के व्यापार, उद्योग और विभिन्न परोपकारी गतिविधियों के लिए
उनकी असाधारण प्रतिबद्धता के लिए सम्मानित किया गया है। तो इसी कारण इनको ये सम्मान मिला है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, दरबार मूव का अभ्यास कार्य किन के बीच किया जाता है? तो बताइए दोस्तों इसका आंसर। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी श्रीनगर और जम्मू। श्रीनगर और जम्मू के बीच दरबार मूव का अभ्यास किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, जम्मू और श्रीनगर। डिटेल देखते हैं। तो दरबार मूव एक सदी पुरानी प्रथा है जिसमें राज्य सरकार पूर्ववर्ती राज्य श्रीनगर और जम्मू की 2 राजधानियों में 6-6 महीने तक काम करती है। तो ये है इसकी डिटेल। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय ने हाल ही में आदिवासी स्वास्थ्य सहयोग अनामय योजना का शुभारंभ किया है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने अभी हाल ही में आदिवासी स्वास्थ्य सहयोग के लिए अनामय योजना शुभारंभ की है। कौन सी अनामय योजना? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। डिटेल देखते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने जनजातीय समुदाय के स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति में सुधार हेतु अनामय योजना की शुरू की है। कौन सी अनामय योजना को शुरू किया गया है? और यह पहल पीरामल फाउंडेशन और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा समर्पित है। तो किनके द्वारा समर्पित है? पीरामल और बिल एंड मेलिंडा फाउंडेशन के द्वारा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सरकार ने लैब ऑन व्हील्स कार्यक्रम प्रारंभ किया है? तो बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी दिल्ली। दिल्ली सरकार ने अभी हाल ही में लैब ऑन व्हील्स नामक कार्यक्रम शुरू किया है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, दिल्ली सरकार। डिटेल देखते हैं। तो दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के लैब ऑन व्हील्स कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। किसने किया है? शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने। इसमें विश्वविद्यालय के छात्रों को सरकारी स्कूल के छात्रों और वंचित बच्चों को पढ़ाने के लिए दिल्ली भर में बस से यात्रा करने में सक्षम करेगा। तो यह है इसका उद्देश्य। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न है हमारा, सिडबी के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एस रमन को। किनको? एस रमन को सिडबी का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया। किसका? सिडबी का। इसे एस रमन को। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, एस रमन। डिटेल देखते हैं। तो एस रमन को भारत सरकार द्वारा भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अर्थात सिडबी, तो ये सिडबी का फुल फॉर्म है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। और इनकी नियुक्त कितने वर्षों के लिए हुई? 3 वर्षों के लिए। ये पॉइंट भी नोट कीजिएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन विश्व आर्थिक आउटलुक जारी करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। कौन जारी करता है? IMF जारी करता है। क्या? विश्व आर्थिक आउटलुक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, IMF। डिटेल देखते हैं। तो विश्व आर्थिक आउटलुक IMF द्वारा जारी एक सर्वेक्षण है जो आमतौर पर साल में 2 बार प्रकाशित होता है। कितना? साल में 2 बार प्रकाशित होता है। ये पॉइंट भी नोट कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, UAE की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में निम्न में से किसे नामित किया गया है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी नोरा अल मातरोसी। नोरा अल मातरोसी को UAE की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में नामित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, नोरा अल मातरोसी। डिटेल देखते हैं। तो आबू धाबी की, UAE की राजधानी क्या है? आबू धाबी। ये पॉइंट नोट कीजिएगा, क्या है? आबू धाबी। और यहाँ का सबसे बड़ा शहर दुबई है, ना कि ये दुबई इसकी राजधानी है। UAE की राजधानी आबू धाबी है और ये सबसे बड़ा शहर दुबई है। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है UAE के? तो खलीफा बिन जायद अल नहायान। नोट कीजिएगा। प्रधानमंत्री कौन है? मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम। कौन है प्रधानमंत्री? मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम। और UAE की मुद्रा क्या है? तो UAE दिरहम। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न हमारा, देश के अगले मुख्य चुनाव आयुक्त निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है?
तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी सुशील चंद्रा। सुशील चंद्रा हमारे अगले मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे। कौन? सुशील चंद्रा। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। डिटेल देखते हैं। सुशील चंद्रा ने 13 अप्रैल 2021 को देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। और इससे पहले सुशील अरोड़ा कौन थे हमारे चुनाव आयुक्त? सुशील अरोड़ा देश के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में कार्य कर रहे थे। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न हमारा, ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला नाविक कौन बनी है? क्या प्रश्न है? पहली भारतीय महिला नाविक। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नेत्रा कुम्मनन। नेत्रा कुम्मनन ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला नाविक हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, नेत्रा कुम्मनन। डिटेल देखते हैं। तो ये चेन्नई की हैं। चेन्नई की 23 वर्षीय नेत्रा कुम्मनन ने ओमान में खेली जा रही एशियाई क्वालीफायर की लेज़र रेडियल स्पर्धा में टॉप पोजीशन हासिल कर ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस टीम ने भारत के पूर्व हॉकी कोच हरेंद्र सिंह को अपना कोच नियुक्त किया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अमेरिकी पुरुष हॉकी टीम। अमेरिकी पुरुष हॉकी टीम में हरेंद्र सिंह को कोच नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। डिटेल देखते हैं। हरेंद्र सिंह साल 2012 में द्रोणाचार्य अवार्ड मिल चुका है। हरेंद्र सिंह को साल 2012 में द्रोणाचार्य अवार्ड मिल चुका है और वे 2017 से 18 तक भारत की सीनियर टीम के कोच रह चुके हैं। इसके अलावा वह भारत की महिला टीम को भी प्रशिक्षण दे चुके हैं। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने क्रिप्टो करेंसी भुगतान पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी तुर्की देश। तुर्की देश ने अभी हाल ही में क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा, तुर्की। डिटेल देखते हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ तुर्की ने खरीद के लिए क्रिप्टो मुद्राओं के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है और इसके बाद से ही बिटकॉइन मुद्रा में 4% तक की गिरावट आई है। कितने? 4% तक की। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, रोपेक्स जेटी परियोजना किस नदी पर स्थापित की जाएगी? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, घाघरा नदी। तो घाघरा नदी पर रोपेक्स जेटी परियोजना स्थापित की जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, घाघरा नदी। डिटेल देखते हैं। तो हाल ही में पत्तनपोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने सागर माला पहल के तहत ऑल वेदर रोपेक्स जेटी के निर्माण के लिए प्रशासनिक स्वीकृति दे दी है। उड़ीसा में घाघरा नदी पर रोपेक्स जेटी परियोजना स्थापित की जाएगी। तो घाघरा नदी दोस्तों कहाँ है? तो ये आपकी उड़ीसा राज्य में है। कहाँ है? उड़ीसा राज्य में। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, E9 पहल की शुरुआत कब की गई थी? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी 1993। 1993 E9 पहल की शुरुआत की गई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिटेल देखते हैं। इसकी डिटेल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे 1993 में नई दिल्ली भारत में EFA शिखर सम्मेलन में लॉन्च किया गया था। किसमें? EFA शिखर सम्मेलन में। E9 9 देशों का एक मंच है जहां 9 देशों को डिनोट करता है और इसे यूनेस्को की पहल सभी के लिए शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बनाया गया था। किसके लिए? सभी के लिए शिक्षा। और किसके द्वारा? यूनेस्को की एक पहल थी। E9 में E का अर्थ एजुकेशन है। क्या है? E का अर्थ एजुकेशन है और 9 का अर्थ 9 सदस्य देशों का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। E9 पहल के सदस्य देश कौन से हैं? तो ब्राज़ील, बांग्लादेश, चीन, मिस्र, इंडोनेशिया, भारत, पाकिस्तान, मैक्सिको, नाइजीरिया। तो ये 9 देश हैं E9 के सदस्य देश। तो ये पॉइंट्स अभी आप नोट कीजिएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में खबरों में रहा गढ़बाला रडार स्टेशन कहाँ स्थित है? तो बताइए दोस्तों इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, तिब्बत में। तो तिब्बत में स्थित है आपका गढ़बाला रडार स्टेशन। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, तिब्बत। डी, तिब्बत। डिटेल देखते हैं। तो 5374 मीटर की ऊंचाई पर दुनिया का सबसे ऊंचा
मैनुअल रूप से संचालित रडार स्टेशन आपका गढ़वाला रडार स्टेशन तिब्बत के सुदूर हिमालयी क्षेत्र में स्थित है। कहाँ? तिब्बत के सुदूर हिमालयी क्षेत्र में स्थित है। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार ने मानस ऐप लॉन्च किया है, जिसमें मानस का अर्थ क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानस का अर्थ क्या है? तो बताइए। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगर आपने डी किया है तो वेरी गुड, यानी मेंटल हेल्थ एंड नॉर्मेल्सी ऑगमेंटेशन सिस्टम, ये है इसका अर्थ। क्या है? मेंटल हेल्थ एंड नॉर्मेल्सी ऑगमेंटेशन सिस्टम, ये मानस का अर्थ है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। डिटेल देखते हैं। तो हाल ही में भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर के विजय राघवन ने सभी आयु समूह की देखभाल के लिए, किसके लिए? सभी आयु समूह की देखभाल के लिए मानस ऐप लॉन्च किया है। तो दोस्तों ये है डिटेल। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश ने व्यापार और आर्थिक सहयोग के लिए मध्य एशिया नामक एक अंतर्राष्ट्रीय केंद्र शुरू किया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान ने अभी हाल ही में व्यापार और आर्थिक सहयोग के लिए मध्य एशिया नामक अंतर्राष्ट्रीय केंद्र शुरू किया है। मध्य एशिया, नोट कीजिएगा। तो किसने शुरू किया है? कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। डिटेल देखते हैं। तो इस केंद्र का निर्माण 400 हेक्टेयर भूमि के क्षेत्र में किया जाएगा और इसमें 35,000 लोगों और 5,000 ट्रकों को समायोजित करने की क्षमता होगी। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में देखा गया फुकुशिमा दाइची परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? यह भी हाल ही में खबरों में रहा था। तो बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जापान में। तो जापान में फुकुशिमा दाइची परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। फुकुशिमा दाइची कहाँ है? जापान में। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, जापान। डिटेल देखते हैं। तो जापान सरकार ने नष्ट हो चुके फुकुशिमा परमाणु संयंत्र के 10 लाख टन से अधिक रेडियोधर्मी पानी को समुद्र में छोड़ने की योजना को मंजूरी दे दी है और इसी के बाद से ही जितने भी आसपास के देश हैं उन्होंने कड़ा विरोध जताया है, क्योंकि इससे समुद्री जीवों पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में समाचारों में देखा गया रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश, भारत का पड़ोसी देश। तो बांग्लादेश में अभी हाल ही में रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र देखा गया। कौन सा? रूपपुर। कहाँ देखा गया? बांग्लादेश में। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। डिटेल देखते हैं। तो यह दोस्तों बांग्लादेश का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र होगा और इसका निर्माण पद्मा नदी के किनारे पर किया जा रहा है। कहाँ? पद्मा नदी के किनारे, जहां भारतीय कंपनियां बांग्लादेश रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र की ट्रांसमिशन लाइनों का विकास करेगी। कौन? भारतीय कंपनियां। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, विजन अलमैनाक ने 2010 वाले दशक का सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर किसे चुना गया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी विराट कोहली। विराट कोहली को विजडन अलमैनाक 2010 वाले दशक का सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर चुना गया है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, विराट कोहली। डिटेल देखते हैं। तो विजडन की इस सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर्स की लिस्ट में आने वाले विराट कोहली तीसरे भारतीय क्रिकेटर हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय स्मारक और स्थल दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रत्येक वर्ष 18 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय स्मारक और स्थल दिवस मनाया जाता है। कब? 18 अप्रैल को। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, 18 अप्रैल। डिटेल देखते हैं। तो मानवता की सांस्कृतिक विरासत की विविधता और उनके संरक्षण के लिए जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक वर्ष 18 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय स्मारक और स्थल, जिसे विश्व विरासत दिवस भी कहा जाता है, मनाया जाता है। और इसकी थीम क्या है? तो वर्ष 2021 की थीम है कॉम्प्लेक्स पास्ट डाइवर्स फ्यूचर। तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, सीधे इससे प्रश्न आ सकता है कि इसकी थीम क्या थी। तो थीम है कॉम्प्लेक्स पास्ट डाइवर्स फ्यूचर। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में खबरों में रहा काला सागर कितने देशों से घिरा है?
तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी यानी 6। तो 6 देशों से काला सागर घिरा है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा 6। रिलेटेड डिटेल देखते हैं। तो काला सागर अटलांटिक महासागर का एक सीमांत सागर है जो यूरोप और एशिया के बीच स्थित है। इसके बीच यूरोप और एशिया के बीच है। और 6 देश हैं, बुल्गारिया, जॉर्जिया, रोमानिया, रूस, तुर्की, यूक्रेन। तो ये 6 देश हैं जो काला सागर से घिरे हुए हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, यानी भारत को 142वें स्थान पर रखा गया। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को 142वें स्थान पर रखा गया, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 142वें। डिटेल देखते हैं। तो 20 अप्रैल 2021 को जारी नवीनतम विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में कितने देश शामिल थे? 180 देश शामिल थे, जिसमें भारत 142वें स्थान पर आया है। भारत 2020 में भी 142वें स्थान पर था, तो ये पॉइंट भी नोट कीजिएगा। और इरिट्रिया नामक एक देश है। कौन सा? इरिट्रिया, जो कि सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला देश रहा है, क्योंकि इसका 180वां स्थान है, तो ये सबसे खराब प्रदर्शन किया है इसने। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न करते हैं। ये भी उसी से रिलेटेड है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में शीर्ष स्थान पर रहने वाला देश कौन सा है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी नॉर्वे देश। नॉर्वे देश सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला है, किसमें? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा, नॉर्वे। डिटेल देखते हैं। तो नॉर्वे इस बार 5वीं बार शीर्ष पर रहा है। नॉर्वे का बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा है। और इसके बाद फिनलैंड, डेनमार्क क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर थे, तो पहला इंपॉर्टेंट होता है। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो यह सूचकांक अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता नॉट फॉर प्रॉफिट बॉडी रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा हर साल प्रकाशित किया जाता है, तो ये पॉइंट भी नोट कीजिएगा। किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? नॉट फॉर प्रॉफिट बॉडी है एक, जो कि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा प्रकाशित किया जाता है, तो ये पॉइंट भी नोट कीजिएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न है हमारा, ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक अर्थात ईटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक 115 देशों की लिस्ट में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी स्वीडन। तो स्वीडन देश आपका ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक में टॉप पर रहा है। और इसमें कितने देश शामिल थे? 115 देश शामिल थे। दोस्तों आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि अक्सर यूरोपीय देश टॉप पर रहते हैं इस तरह के इंडेक्स में, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, स्वीडन। डिटेल देखते हैं। तो भारत ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक में 115 देशों की लिस्ट में 27वें स्थान पर था। कितने? 27वें स्थान पर था, तो ये पॉइंट भी नोट कीजिएगा। भारत का कौन सा स्थान था? 27वां स्थान था। और यह सूचकांक विभिन्न पहलुओं के आधार पर देश की ऊर्जा प्रणाली में के वर्तमान प्रदर्शन पर नज़र रखता है, और सूची में स्वीडन पहले स्थान पर था। तो भारत का कितना था? 27वां स्थान था, तो ये पॉइंट नोट कीजिएगा। और इसमें कितने देश शामिल थे? 115 देश शामिल थे। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्रियंका मोहिते नेपाल की किस चोटी को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी माउंट अन्नपूर्णा। माउंट अन्नपूर्णा में प्रियंका मोहिते फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। कौन? प्रियंका मोहिते। और ये चोटी कहाँ है? नेपाल में, ये पॉइंट भी नोट कीजिएगा। माउंट अन्नपूर्णा आपकी नेपाल में है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, माउंट अन्नपूर्णा। डिटेल देखते हैं। तो दुनिया की 10वीं सबसे ऊंची चोटी है, कौन सी? माउंट अन्नपूर्णा। और यह उत्तर मध्य नेपाल के हिमालय में स्थित है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 8000 मीटर है। कितनी है? 8000 मीटर है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न है हमारा, प्रतिवर्ष एंजाइक दिवस किसके द्वारा मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा? एंजाइक दिवस। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ये दोनों जगह ही प्रतिवर्ष एंजाइक दिवस मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। देखते हैं एंजाइक क्या है। तो प्रतिवर्ष ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में 25 अप्रैल को एंजाइक दिवस मनाया जाता है, तो ये पॉइंट भी नोट कीजिएगा, कब? 25 अप्रैल को ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। वह दिन स्मरण के राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। एंजाइक दिवस आपका राष्ट्रीय दिवस
स्मरण के राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो उन सभी न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलियाई लोगों को याद करता है जो युद्ध, संघर्ष और शांति अभियान में मारे गए थे। एंजाइक का अर्थ क्या होता है? तो ऑस्ट्रेलियन एंड न्यूजीलैंड आर्मी कॉर्प्स, तो ये इसका अर्थ होता है एंजाइक का। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में कौन सा देश ट्रैकोमा को ख़त्म करने वाला दूसरा अफ्रीकी देश बन गया है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गाम्बिया देश। तो गाम्बिया देश हाल ही में ट्रैकोमा को ख़त्म करने वाला दूसरा अफ्रीकी देश बन गया है। तो गाम्बिया क्या है? एक अफ्रीकी देश है। डिटेल देखते हैं। तो गाम्बिया ट्रैकोमा को खत्म करने वाला दूसरा अफ्रीकी देश बन गया और ट्रैकोमा दृष्टिहीनता के प्रमुख कारणों में से एक है। तो ट्रैकोमा आपका आँखों से रिलेटेड है। 2008 में ट्रैकोमा को ख़त्म करने वाला घाना पहला अफ्रीकी देश था। तो ये पॉइंट भी नोट कीजिएगा, घाना। तो घाना पहला देश था और दूसरा गाम्बिया। ट्रैकोमा एक जीवाणु नेत्र संक्रमण है। यह संक्रमण पलकों के भीतरी सतह पर खुरदुरापन पैदा करता है और पलकों के अंदर की ओर मोड़ देता है। तो ये इसका नुकसान है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न है हमारा, विश्व मलेरिया दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, यानी 25 अप्रैल को। तो 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस, नोट कीजिएगा, विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 25 अप्रैल। डिटेल देखते हैं। प्रतिवर्ष 25 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य संगठन और कई अन्य इंटरनेशनल संगठनों द्वारा विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष के विश्व मलेरिया दिवस का शीर्षक क्या है, यानी थीम एक तरह से आप कह लीजिए, तो जीरो मलेरिया लक्ष्य तक पहुंचना है। ये है इसका शीर्षक। मलेरिया के बारे में जानते हैं। तो मलेरिया प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है। किसके कारण? प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है। मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से यह बीमारी फैलती है। किसके? मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से। और भारत ने 2027 तक मलेरिया मुक्त देश और 2030 तक मलेरिया उन्मूलन का एक उद्देश्य निर्धारित किया है। तो ये है दोस्तों डिटेल। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जीतने वाली पहली एशियाई महिला कौन सी है? तो बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी क्लो झाओ। तो क्लो झाओ अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जीतने वाली पहली एशियाई महिला है। कौन? क्लो झाओ। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, क्लो झाओ। डिटेल देखते हैं। तो चीनी मूल की फिल्म निर्माता क्लो झाओ अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जीतने वाली पहली एशियाई महिला बन गई है। तो ये कहाँ की हैं? चीन की हैं। और उन्होंने अपनी फिल्म नोमैडलैंड के लिए पुरस्कार जीता है। किसके? नोमैडलैंड के लिए। अकादमी पुरस्कार को ऑस्कर के रूप में भी जाना जाता है। किसके रूप में? ऑस्कर के रूप में। और यह पुरस्कार फिल्म उद्योग में कलात्मक और तकनीक योग्यता के लिए प्रदान किया जाता है। और यह अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा दिया जाता है, प्रतिवर्ष दिया जाता है। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय चेरनोबिल आपदा स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? चेरनोबिल आपदा स्मृति दिवस। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी 26 अप्रैल। तो प्रतिवर्ष 26 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय चेरनोबिल आपदा स्मृति दिवस मनाया जाता है। कब? 26 अप्रैल को। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। डिटेल देखते हैं। तो यह 1986 के चेरनोबिल आपदा के परिणामों और परमाणु ऊर्जा के खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता था। तो यह है इसका उद्देश्य। 26 अप्रैल 1986 में एक रिएक्टर विनाशकारी परिणामों के साथ यूक्रेन में, कहाँ? यूक्रेन में चेरनोबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र में विस्फोट हो गया था। और फिर संयुक्त राष्ट्र अर्थात यूएन ने 26 अप्रैल 2016 को इस दिन को घोषित किया था। कब? 26 अप्रैल को। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से कौन सा देश नेट जीरो प्रोड्यूसर्स फोरम में शामिल हुआ है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, यानी अमेरिका, नॉर्वे और कनाडा, ये तीनों ही नेट जीरो प्रोड्यूसर्स फोरम में शामिल हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपरोक्त सभी। डिटेल देखते हैं। तो कतर, सऊदी अरब, कनाडा, अमेरिका और नॉर्वे नेट शून्य उत्सर्जन रणनीतियों को बनाने के लिए शामिल हो रहे हैं।
नेट जीरो प्रोड्यूसर्स फोरम ये है क्या? तो यह कार्यप्रणाली और प्रगति पर विचार करेगा, जिसमें मीथेन कमी, विकास और स्वच्छ ऊर्जा, हाइड्रोकार्बन राजस्व पर निर्भरता से विविधीकरण और हर देश में राष्ट्रीय परिस्थितियों का पालन करना शामिल है। तो दोस्तों ये इसका उद्देश्य है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, डॉज कॉइन क्या है? तो बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी डॉज कॉइन आपकी एक क्रिप्टो करेंसी है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, क्रिप्टो करेंसी। डिटेल देखते हैं। तो डॉज कॉइन बिटकॉइन जैसा ही एक क्रिप्टो करेंसी है। इसे 2013 में सॉफ्टवेयर इंजीनियर बिली मार्कस और जैक्सन पर्लमर ने मजाक के तौर पर शुरू किया था। ये क्रिप्टो डॉज मीम पर बेस्ड था। किसमें? डॉज मीम पर। इसे बिटकॉइन से फास्टर और फन ऑप्शन के रूप में शुरू किया गया था। तो दोस्तों ये थी डिटेल, बहुत ही इंपॉर्टेंट। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स CGGI 2021 पर भारत की रैंकिंग क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। कौन सा ऑप्शन नंबर बी? यानी 49वीं रैंक थी। तो भारत की चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स में 49वीं रैंक थी। कितनी? 49वीं। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा, 49। डिटेल देखते हैं। तो विश्व स्तर पर सरकारी क्षमताओं और परिणामों के मामले में 104 देशों के बीच, तो इसमें दोस्तों कितने देश शामिल थे? 104 देश के बीच चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021 में भारत को 49वां स्थान दिया गया है। इस इंडेक्स में फिनलैंड पहले स्थान पर था। कौन था? फिनलैंड। और ये भी है आपका एक यूरोपीय देश है, और अक्सर यूरोपीय कंट्री के देश टॉप करते हैं। चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स जारी करने वाले चांडलर इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस का मुख्यालय सिंगापुर में है। कहाँ है? सिंगापुर में। तो ये पॉइंट भी नोट कीजिएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी 1 मई को। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस, जिसे मई दिवस के नाम से भी जाना जाता है, प्रत्येक वर्ष 1 मई को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 1 मई। डिटेल देखते हैं। तो 1889 में इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस ने घोषणा की कि हेमार्केट संबंध के स्मरण में 1 मई को श्रम बल के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय अवकाश होगा, जिसे अब अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के रूप में जाना जाता है। यह दिन मजदूर वर्ग के संघर्ष, समर्पण और प्रतिबद्धता का जश्न मनाता है, और कई देशों में वार्षिक सार्वजनिक अवकाश भी होता है। तो दोस्तों ये थी डिटेल। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, लाग बाउमर का आयोजन किस देश में किया जाता है? किसका आयोजन? लाग बाउमर का आयोजन किस देश में किया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी इजराइल में। तो इजराइल में लाग बाउमर का आयोजन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, इजराइल। डिटेल देखते हैं। तो लाग बाउमर इजराइल में यहूदी धर्म, कौन सा? यहूदी धार्मिक के 33वें दिन मनाया जाने वाला अवकाश ओमर की गिनती, जो 18वें दिन होता है। तो दोस्तों ये थी डिटेल। अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय सेना ने हाल ही में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट कहाँ शुरू किया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, यानी सिक्किम में। तो सिक्किम में भारतीय सेना ने अपना पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट शुरू किया है। कहाँ पर? सिक्किम में। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, सिक्किम। डिटेल देखते हैं। तो यह प्लांट वैनेडियम आधारित बैटरी तकनीक का उपयोग करेगा। किसकी? वैनेडियम आधारित तकनीक का उपयोग करेगा। और भारत विश्व में वैश्विक वैनेडियम का 4% उपभोग करता है। कितना? 4% कंज्यूम करता है। अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से किस लोकतांत्रिक गणराज्य ने हाल ही में इबोला वायरस के प्रकोप को समाप्त करने की घोषणा की है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कांगो। तो कांगो देश ने हाल ही में अपने देश में इबोला वायरस के प्रकोप को समाप्त करने की घोषणा की है। इबोला वायरस, यहाँ कोरोना वायरस नहीं होगा। तो किसने की है? कांगो देश ने। और कांगो की राजधानी क्या होती है बताइए दोस्तों? तो कांगो की राजधानी होती है किसानसा। क्या होती है? किसानसा। ये पॉइंट भी नोट कीजिएगा। और कांगो एक अफ्रीकी देश है, और ये अफ्रीका का तीसरा सबसे बड़ा देश है। कौन सा? तीसरा।
और कांगो की मुद्रा क्या होती है दोस्तों? तो कांगो की मुद्रा होती है कांगो फ्रैंक। तो ये तीनों पॉइंट नोट कीजिएगा। डिटेल देखते हैं। तो कांगो ने हाल ही में इबोला वायरस के 12वें प्रकोप को समाप्त करने के लिए की घोषणा की है। और इस वायरस की खोज सबसे पहले 1976 में हुई थी। कब हुई थी? 1976 में, यानी इबोला वायरस की खोज। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय नौसेना ने भारत में ऑक्सीजन से भरे कंटेनरों की शिपमेंट के लिए किस नाम से ऑपरेशन शुरू किया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी समुद्र सेतु 2 के नाम से। समुद्र सेतु 2 के नाम से भारतीय नौसेना ने ऑक्सीजन से भरे कंटेनरों की शिपमेंट के लिए ऑपरेशन शुरू किया है। समुद्र सेतु 2, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। डिटेल देखते हैं। तो INS कोलकाता और INS तलवार इस ऑपरेशन में शामिल है। वे 40 मीट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन मुंबई ले जा रहे हैं, तरल ऑक्सीजन। और भारतीय नौसेना ने वंदे भारत मिशन के तहत विभिन्न देशों से भारतीय नागरिक को लाने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु 1, तो ये समुद्र सेतु 1 है, समुद्र सेतु 1 शुरू किया था। कब किया था? वंदे भारत मिशन के तहत विभिन्न देशों से भारतीय नागरिकों को लाने के लिए समुद्र सेतु 1 का। और ऊपर का क्वेश्चन दिया था समुद्र सेतु 2। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, जापानी सरकार ने हाल ही में किसे ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी श्यामला गणेश को ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया है। तो ये जो कि एक जापानी पुरस्कार है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। डिटेल देखते हैं। तो ये बेंगलुरु के सेप्टुजेनेरियन संस्था में एक जापानी शिक्षक है। कौन? श्यामला गणेश। ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन, तो ये क्या है? तो यह पुरस्कार उन लोगों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने जापानी संस्कृति को बढ़ावा देने, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उपलब्धियों, अपने क्षेत्र में प्रगति और पर्यावरण के संरक्षण में विशिष्ट उपलब्धियां हासिल की हो, तो उसे ही ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया जाता है। और जापान की मुद्रा क्या है? तो जापानी येन। और जापान के PM कौन है? तो शिंजो अबे नहीं है, योशीहाइड सुगा है। कौन है? योशीहाइड सुगा। तो इसे ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किस सरकार ने कोरोना वॉरियर्स योजना शुरू की है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा बताइए? ए, यानी मध्य प्रदेश सरकार। तो मध्य प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में कोरोना वॉरियर्स नामक योजना शुरू की है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, मध्य प्रदेश। डिटेल देखते हैं। तो इस योजना के तहत सरकार उन स्वास्थ्य कर्मियों के परिवारों की जिम्मेदारी ले गई जिनकी मृत्यु कोरोना ड्यूटी पर हुई है, और प्रभावित परिवार को सरकार से 50 लाख रुपए की वित्तीय सहायता भी मिलेगी। और मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान देख लेते हैं। तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, तो ये महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है। पन्ना, सतपुड़ा और बांधवगढ़, ये सब कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान है। तो दोस्तों ये था हमारा लास्ट प्रश्न।